और आइए बात करते हैं बंग युद्ध की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी आज पहली रैली करने बंगाल पहुंचे। ओवैसी, जी हां, ओवैसी इससे पहले भी बंगाल गए थे, आपको याद होगा, लेकिन ओवैसी को बंगाल में एंट्री नहीं मिली, ओवैसी को रैली की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन ओवैसी आज पहली रैली करने बंगाल की जमीन पर पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ओवैसी ने रैली की और सोचिए उनके निशाने पर कौन थे। उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी। आपको बताएंगे क्यों उनके टारगेट पर ममता, कांग्रेस और लेफ्ट है। लेकिन पहले देखिए ओवैसी जब बंगाल में पहुंचे तो किस किस पर हमला किया और क्या क्या हमला किया। ममता बनर्जी को ब्राह्मण वाली बात क्यों याद दिलाई और प्रधानमंत्री पर क्या कहा, सुनिए जरा। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে। कौन सच्चा है तो कौन झूठा है, इसको जवाब चाहिए। बंग युद्ध में ओवैसी की दस्तक। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर का कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू किया। उनके मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है। भाईजान के निशाने पर दीदी कि ममता बनर्जी इस इलेक्शन में आकर कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं। कहा था, नहीं कहा था। बंगाल के एम फैक्टर पर ओवैसी की नजर। क्या सिराजुद्दौला भी गद्दार थे? मोदी जी बताओ आप। क्या सिराजुद्दौला जो जंग लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, क्या थे वो? चौकीदार गद्दार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का असली चेहरा है। पूरे मुल्क में इतनी नफरत बीजेपी भरती। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के दंगल में उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ओवैसी ने पहली रैली को संबोधित किया तो उनके निशाने पर ममता से लेकर मोदी और लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक सभी थे। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अक़लियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया। इंकलाब आएगा, इंकलाब, अरे काहे का इंकलाब? मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है और तुम इंकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। गुजरात और बिहार जीतने के बाद ओवैसी की नजर बंगाल पर है। ओवैसी को पता है बंगाल उनकी सियासत की बड़ी प्रयोगशाला साबित हो सकती है। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम। ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल सीटों पर है। ओवैसी को ममता और कांग्रेस से मुस्लिम वोट खींचना होगा और यही ओवैसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए ओवैसी ममता को ललकार रहे हैं। आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया? आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना। बनर्जी ये भी कहती है कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूँ, वो पोस्ट मेरे पास है, तो बताइए ना आपने क्या किया। कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया। ओम जयंती मंगलकारी भद्रकाली कपालिनी। ओवैसी न सिर्फ ममता से मुसलमानों का हिसाब मांग रहे बल्कि ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भी सवाल कर रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर कह रहे मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? बताओ, तुम सोचो, फैसला करो, तुम और हम कहां जाएंगे? जब बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, तो बताओ हम कहां जाएंगे फिर? तो भाईजान बंगाल के चुनाव में लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। बस देखना यह है कि किसका खेला बनाएंगे और किसका बिगाड़ेंगे। ये रात लंबी होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रात बड़ी लंबी होने वाली है, याद रखो। अगर तुम इन तमाम सियासी पार्टियों पर भरोसा करोगे तो याद रखो नुकसान उठाओगे। तो आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को जो कह रहे हैं, याद रखो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। ये रात दरअसल
संबोधित कर रहे थे बंगाल के मुसलमानों को कि उनकी जिंदगी में रोशनी नहीं आई, चाहे हुकूमत किसी ने की हो, लेकिन इसीलिए ओवैसी के टारगेट पर मुसलमान। आइए आपको सीधा दिखाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बंगाल में भाईजान उतर चुके हैं। दरअसल यह है बंगाल का एम फैक्टर। हम आपको बताने जा रहे हैं बंगाल की स्थिति क्या है। बंगाल में दरअसल 294 विधानसभा सीटें, जल्दी से आपको बताएंगे। 294 विधानसभा सीटों में से 98 सीटों पर मुस्लिम 30% से ज्यादा हैं और 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का प्रभाव है, जो कि प्रयोगशाला है असदुद्दीन ओवैसी की। और बंगाल जीतने के लिए चाहिए 148 सीटें। तो आप समझिए, मुस्लिम बहुल 70 से 100 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 सीटें। इसलिए भाईजान पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको हम एक दिलचस्प बात बताते हैं और लोगों को सुनवाते हैं कि बंगाल का मुसलमान कह क्या रहा है। ओवैसी भले ही बंगाल चले गए हो, लेकिन बंगाल का मुसलमान ओवैसी को जानता भी है, पहचानता भी है, कभी ओवैसी को सुना भी है, कभी देखा और परखा भी है। सुनिए जरा बंगाल का मुसलमान ओवैसी के बारे में क्या कह रहा है। से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से ये ओवैसी को पसंद करते हैं या फिर नहीं करते, और किन मुद्दों को लेकर के ये ओवैसी को वोट कर सकते हैं। हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। मतलब किन मुद्दों को लेकर के सपोर्ट करेंगे? हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, उसका काम या बात उसको अच्छे लगते हैं। वो जो बात कहता है हक बात बोलते हैं। उससे मुलाकात नहीं हो, उसको न्यूज पर देखे हैं। उसको बगैर मुलाकात बगैर काम देखे भी आप वोट देने के लिए तैयार है ओवैसी को? जी 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 जी। पहले उसको काम देखेगा, उसका बाद उसका साथ हम लोग साथ देगा। अभी इसको कैसे साथ देगा हम लोग? उसको को भी देखा नहीं है, उसको आने दीजिए तो अब देखा। कोई हम लोग कोई मीटिंग फिटिंग करेगा तो अब उसको साथ देगा हम लोग। नाम सुनकर भी उसको जो है कि ये करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन काम देखकर उसको वोट डालेंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट करेंगे, वो आने से यहाँ देखेगा, उसको साथ देगा, उसका पास लड़ेगा, उसका साथ सब आदमी करेगा। क्या करेगा? पार्लियामेंट में जो बात किया उसको बात पर हमको यकीन। आप सुनते हो ओवैसी? हाँ जी। पहले आगे उसको देखेगा, हाँ की बात बोल रहा, वो बात बोलने से सबको पसंद होगा तब तो उसको सबको वोट देगा। वोट नहीं देंगे, पहले उसको देखेंगे, उसका बातचीत सुनेंगे, उसका बाद जो हम लोग का मतलब गांव में आने का बाद हम लोग तो उसको पहचानेंगे, उसका बाद में होगा ना। पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो वो हम लोग के लिए नहीं करते, मुस्लिम के लिए नहीं करते, मुस्लिम के हक के लिए वो जान भी डालते हैं, ऐसा आदमी है वो। और यहीं से शुरू होती है सारी लड़ाई। जी हां, ओवैसी के चाहने वालों को सुन लिया आपने, लेकिन अकेले ओवैसी नहीं है इस 30% की लड़ाई में। पीरजादा भी हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी भी हैं। पीरजादा तो लड़ रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव। मुस्लिम वोट बैंक अब तक ममता बनर्जी का रहा है, अब उसमें सेंध लगाएंगे पीरजादा और उन दो लोगों में सेंध लगाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। तो 30% के लिए सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई है। और यही वजह है कि टीएमसी के नेता शेख आलम कह रहे हैं कि हम 30% हैं, 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। सुनिए जरा। 30% लोग के सारा भारतवर्ष से 30% लोग के अंदर एग्जिट कर जाए, 4 पाकिस्तान तैयार हो गए। तो सोचिए, टीएमसी के नेता को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं हम 30% हैं, 4 पाकिस्तान बना सकते हैं। टीएमसी के नेता। लेकिन इससे ममता बनर्जी को फर्क नहीं पड़ा, यह सामान्य बयान है। लेकिन ममता बनर्जी को फर्क पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश क्यों चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन बांग्लादेश में क्यों हैं जिस दिन बंगाल में चुनाव। सोचिए, दोनों में भले ही कोई तुक ना हो, लेकिन ममता बनर्जी को यह बात बुरी लगी। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आपको बताएंगे कि बांग्लादेश और बंगाल चुनाव में क्या कनेक्शन है। लेकिन पहले देखिए, प्रधानमंत्री आज बांग्लादेश में मतुआ समाज के लोगों से मिले, उनके मंदिर गए। देखिए जरा लोगों ने क्या कहा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा
कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। ये भाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का। प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे पर गजब का माहौल दिखा। पीएम ने भी इसका खास ख्याल रखा। दौरे के दूसरे दिन आज मोदी ने जेशोरेश्वरी मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ मां काली की पूजा अर्चना कर दिन की शुरुआत की। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। मथुआ मंदिर में पूजा। मथुआ मंदिर में प्रधानमंत्री ने हरिचंद्र ठाकुर की पूजा अर्चना की और सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मथुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं। 2 दिन के दौरे के बाद पीएम आज हिंदुस्तान लौट आए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मथुआ समुदाय के लोगों का दिल जीत लिया। Thanks to our Prime Minister, by whose invitation he has come here. In future, we hope that he will come again in this historical place. तो आपने सुना मथुआ समाज के लोगों को जिन्होंने क्या कहा, लेकिन बड़ी बात आपको बताते हैं कि आखिर मथुआ समाज क्यों मेहरबान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। मोदी का मथुआ से क्या कनेक्शन है और मथुआ का मोदी से, देखिए जरा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था मथुआ समाज के लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वादा किया था आपको दिखाते हैं कि विभाजन के वक्त, पहले आपको बताते हैं कि मथुआ है क्या। विभाजन के वक्त दरअसल पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ जिससे बांग्लादेश बना, उस विभाजन के वक्त मथुआ समाज दरअसल बंगाल आ गए थे। मथुआ समाज आज भी बंगाल में शरणार्थी है। इसके अलावा अब तक इन्हें नागरिकता नहीं मिली है बंगाल में। सोचिए, जिसे नागरिकता नहीं मिली और बंगाल में रह रहा है, प्रधानमंत्री उसके लिए भगवान से कम नहीं है। बीजेपी ने नागरिकता का वादा किया कि मथुआ समाज को नागरिकता देंगे, और इसके अलावा आपको बताएं सीए के तहत नागरिकता का वादा किया गया। वो सीए जिसका एक लॉबी विरोध करती रही, लेकिन सोचिए ये वही सीए जिसके जरिए मथुआ समाज को हिंदुस्तान में जिंदगी मिलेगी। लेकिन यही वजह है कि जो बंगाल में मथुआ समाज रह रहा है वो प्रधानमंत्री के इस वादे पर यकीन और भरोसा करता है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश में थे, मथुआ समाज से मिल रहे थे, लेकिन क्या इसका असर बंगाल के मथुआ पर भी हो रहा था, या सीए को लेकर जो वादा किया है उसको लेकर प्रधानमंत्री पर यकीन है? सुनिए जरा। इतना अच्छा लग रहा है आज जो आपको नहीं बोल पाऊंगी। जितना बोलेंगे उतना ही कम ही बोलेंगे। हम लोग के लिए बहुत उल्लास का दिन है आज। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी हम लोगों का साथ है, हम लोगों का मथुआ संप्रदाय के साथ है। ये बहुत बड़ा महसूस हो रहा है जो देश की प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। खूब ভালো লাগছে, আরো ভালো হোক, উন্নত হোক, সেটাই আমরা চাই। হ্যাঁ, আমাদের খুব ভালো লাগতে হয়, খুব ভালো লাগে, খুব ভালো লাগে যাতে আমাদের উন্নতি হোক। সে নরেন্দ্র মোদি করুক আর যে করুক, নরেন্দ্র মোদি মানে উন্নত করে দেবে আমাদের। आज बहुत बहुत मजा आता है। आज ऐसा ही लगता है आज मुझे स्वाधीन लग रहा है। तो मथुआ समाज के लोगों को आपने सुना। बस यही बात सबको परेशान कर रही है बंगाल में कि आखिर ये बड़ी आबादी, जो लगभग बड़ी आबादी 2 करोड़ आबादी अनुसूचित जाति की है, उसमें बड़ा हिस्सा मथुआ समाज का है। और इसीलिए ममता बनर्जी का यह कहना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। देखिए जरा। मथुआ मंदिर में पूजा। हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल। मथुआ समुदाय से मुलाकात। मथुआ बिरादरी के लिए कई ऐलान। भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। दरअसल सियासी जानकारों का मानना है कि बंगाल में कांटे की लड़ाई है।
वहां एक एक वोट कीमती है। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल की 70 सीटों पर मतुआ समुदाय का असर हो, जिनमें से 30 सीटों पर आज ही वोटिंग हो रही थी, तो भला देसी जमी हो या विदेशी धरती, वोटर का निशाने पर होना लाजमी है। जो भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। लेकिन ये बात ममता बनर्जी को रास नहीं आई। खड़गपुर की रैली में ममता ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। ममता के इस तेवर से समझा जा सकता है कि बंगाल में टक्कर जोरदार है, कोई भी इसे अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता। अब 2 मई को तस्वीर साफ होगी कि मतुआ समुदाय आखिर किसके साथ गया। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री मतुआ समाज के मंदिर भी गए। क्यों प्रधानमंत्री बार बार दरअसल हरिचंद ठाकुर की बात कर रहे थे? सुनिए जरा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री ने हरिचंद ठाकुर की बात की। आपको बताएंगे हरिचंद ठाकुर कौन है, पहले सुनिए। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की विरासत को संभाल रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचंद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। श्री श्री हरिचंद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया था। श्री श्री हरिचंद देव जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में दलित पीड़ित समाज को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका उनके उत्तराधिकारी श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी की भी है। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिचंद ठाकुर जी का नाम कई बार लिया। आइए आपको बताते हैं हरिचंद ठाकुर जी हैं कौन। दरअसल मतुआ समाज के समुदाय के संस्थापक थे हरिचंद ठाकुर। मतुआ समुदाय के लिए बहुत काम किया है हरिचंद ठाकुर। मतुआ समाज में भगवान का दर्जा हासिल है। बांग्लादेश के ओराकांडी में इनका जन्म हुआ था। ओराकांडी में गुरु हरिचंद का मंदिर भी है और इसी मंदिर को कहते हैं मतुआ मंदिर। यहीं गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से पीएम ने सबको साथ लिया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा बंगाल में इस दौरे में। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री खाली हाथ नहीं गए थे बांग्लादेश। प्रधानमंत्री 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लेकर गए थे। न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वैक्सीन भेजी है भारत ने। लेकिन प्रधानमंत्री बांग्लादेश में थे, बंगाल में वोटिंग हो रही थी, दीदी हमला कर रही थी। लेकिन बंगाल के चुनाव के दौरान न सिर्फ बम्पर वोटिंग हो रही थी बल्कि बवाल भी हो रहा था। जी हां, बंगाल में बवाल हुआ और हिंसा के बीच बंगाल में चुनाव हुआ। और देखिए जरा एक रिपोर्ट, शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी तक पर हमला हुआ। देखिए जरा।
कैसे हुआ बंगाल में चुनाव हिंसा के बीच। बंगाल चुनाव में बवाल, वोटिंग के पहले चरण में हिंसा, मारपीट, पहला रण पार, किसका होगा बंगाल। देख करके इस प्रकार बनी बनाई कंप्लेन कर रहे हैं, कोई आज प्रेशर में नहीं है। आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। दिन भर हिंसा और बवाल के बीच बंगाल में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखी। पहले चरण के चुनाव के दौरान कई जगहों पर बवाल की खबरें भी आईं। पूर्वी मिदनापुर के कांथी में शुभेंदु के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया। गनीमत रही कि शुभेंदु के भाई कार में नहीं थे। इन्फॉर्मेशन पाके यहाँ पर आया, आने के बाद ये लोग मेरे पीछे पीछे बूथ के अंदर आए। 10-15 लोग बूथ के अंदर आए। उसके बाद ये लोग बाहर हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से जख्मी किए हैं। वो लोग अस्पताल में है। उसके बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरी गाड़ी को तोड़फोड़ किया। झारग्राम के सलबोनी में टीएमसी प्रत्याशी पर हमला बोल दिया गया। वहीं रिपब्लिक बांग्ला की टीम से भी बदसलूकी की गई। বিট্টু এবং আমাদের ভিডিওগ্রাফার যিনি ছিলেন ভিডিও জার্নালিস্ট সঞ্জয় নায়ার দুজনেই আহত হয়েছেন। তাই রীতিমতো আহত, তাদের ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তারা কোনোভাবে যোগাযোগ করতে পারছেন না। पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। पश्चिमी मिदनापुर की भगवानपुर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। इस बीच वार पलटवार भी चलता रहा। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी नेताओं के साथ हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। टीएमसी ने इस प्रदेश में आतंक फैलाने की बहुत कोशिश की। आपको मालूम ही है, पिछले 5 दिन में 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अभी तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और 1-2 जगह तो आत्महत्या कहकर उसको परिवर्तित करने की कोशिश की, जिस प्रकार पहले से टीएमसी सरकार में पुलिस की आदत रही है। इसके लिए भी हमने निष्पक्ष जांच की मांग की है, सीबीआई से जांच कराए इसकी मांग की है। इस बीच जीत और हार के दावे भी किए जाते रहे। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। हिंसा और हमले की राजनीति का टीएमसी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की, हिंसा समाप्त करने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए। मेरी सबसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। वार पलटवार, हंगामे और बवाल के बीच बंगाल के चुनावी रण का पहला चरण समाप्त हो गया। और इस बीच बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को बता दें, हुगली में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी पर हमला हो गया है। जी हां, हिंसा की बात कर रहे हैं और लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं। लॉकेट चटर्जी की आंख में चोट आई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, केमिकल फेंके जाने का इल्जाम है और यह आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगा है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं और इसी तरह की हिंसा के दरमियान पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है। सोचिए क्या स्थिति थी उस बंगाल में जहां आज मतदान हो रहा था और साथ साथ हिंसा हो रही थी। ये लॉकेट चटर्जी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस हिंसा के बीच भी बंगाल के अंदर बम्पर वोटिंग हुई। आपको जल्दी से दिखाते हैं बंगाल में वोटिंग का क्या परसेंटेज था। जी हां, बंगाल में जो वोटिंग हुई है, दरअसल ये वोटिंग हुई है लगभग 80% वोटिंग हुई है बंगाल में। जी हां, 80% वोटिंग बंगाल में हुई है। 30 सीटों पर मतदान हो रहे थे जिसमें वोटिंग परसेंटेज बम्पर था। बम्पर वोटिंग का मतलब क्या? कांटे की टक्कर है एक ये, और इसके अलावा आपको बताएं पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। खबर यह आई है कि चुनाव आयोग दरअसल इस तैयारी में है और चुनाव आयोग अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बात कर रहा है कि क्या यह संभव है कि आप जब 2024 में वोट डालने के लिए निकलें तो ई वोटिंग के जरिए वोट हो, आपको लंबी लंबी कतारों में लगना ना पड़े, आपके घंटों बर्बाद ना हो।
तो ई वोटिंग के जरिए 2024 का चुनाव हो सकता है। देखिए जरा ये ई वोटिंग है क्या। अब वोट डालने के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। वोटिंग के लिए खत्म होगा घंटों का इंतजार। आपके पास मतदान के लिए एक और विकल्प होगा, ई वोटिंग का। हैदराबाद में कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जानकारी दी कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई और कुछ जाने माने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ई वोटिंग तकनीक पर काम कर रहे हैं। हम एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक ई वोटिंग से लेकर चुनाव आयोग के कामकाज में मूलभूत बदलाव आ जाएगा। डिजिटल इंडिया में ये मांग लंबे समय से हो रही है कि ई वोटिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसे में जब ई वोटिंग की सुविधा मतदाताओं को मिलेगी तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना तय है। आइए अब आपको बताते हैं, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए ये पूरा जो ई वोटिंग का प्रोसेस है ये होगा। ये ब्लॉकचेन क्या है, जल्दी से आपको ये समझा देते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में आखिर क्या है। इस टेक्नोलॉजी के तहत हैकिंग नहीं की जा सकती है। पहली बात, सवाल उठ सकते थे कि आप हैकिंग कर लेंगे अगर ई वोटिंग होगी। वजह यह है कि सेंट्रल सर्वर में डेटा नहीं होता है। अगर एक जगह डेटा है तो वहां से हैकिंग संभव है, इसलिए सेंट्रल सर्वर में डेटा नहीं होता। हजारों अलग अलग कंप्यूटर्स में डेटा होता है, इसलिए हैकिंग की संभावना नहीं है। लेकिन साथ ही आपको बताएं लोगों का क्या कहना है इस पर। लोग क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं कि क्या लोग खुश हैं, ई वोटिंग होगी, लंबी लाइनों में लगना नहीं होगा। लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अच्छा ही कदम रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग बाहर में रहते हैं, वो घर जा नहीं पाते हैं, तो यहाँ से वोट हो जाएगा, वोट डाल देंगे, वो तो अच्छा रहेगा। बहुत सराहनीय कदम है ये चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है। अगर इस तरह का हो जाता है इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। यहाँ आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पोलिंग बहुत कम होता है, 60%, 60%, 70% पोलिंग होता है। ये पोलिंग रेशियो ही बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये बहुत सराहनीय है। भारत निर्वाचन आयोग का एक नया प्रस्ताव है और इसमें पब्लिक को नया एक पहल होगी, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये हम लोगों के लिए क्या सभी लोगों के लिए ठीक है। और आइए अब बात क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर ने सुबह एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरा देश हिल गया। सचिन तेंदुलकर ने बताया कि उन्होंने टेस्ट करवाया और उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे परिवार का टेस्ट करवाया, परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव है। देखिए जरा। क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाले सचिन तेंदुलकर के लिए देश में दुआओं का दौर जारी है। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी अपने चाहने वालों को दी। मैं आज हल्के लक्षण होने के बाद पॉजिटिव पाया गया हूं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने खुद को आइसोलेशन में रखा है। राहत की बात यह है कि सचिन के परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज का दिन सचिन के चाहने वालों के लिए बेहद खास है, क्योंकि 1994 में आज ही के दिन सचिन को वनडे में पहली बार ओपनिंग का मौका मिला था। इस पारी के बाद सचिन ने कभी मुड़कर नहीं देखा। अपने आक्रामक अंदाज और मेहनत के बल पर सचिन अपने फैंस के बीच क्रिकेट के भगवान बन गए। एक बार फिर उनके प्रशंसक उसी इतिहास को सच होते देखना चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि इस लड़ाई में सामने ना कोई टीम है, ना कोई गेंदबाज, लेकिन हर भारतीय को भरोसा है कि सचिन ये जंग भी कोरोना से जीत कर निकलेंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया। आपको पूरा ट्वीट दिखाते हैं सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट पर क्या लिखा है। जी हां, क्योंकि सचिन के ट्वीट के बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, मैं खुद की लगातार टेस्टिंग कर रहा था और सभी जरूरी सावधानियां बरत रहा था, इसके अलावा ताकि कोरोना मुझसे दूर रहे। हालांकि मैं आज हल्के लक्षण होने के बाद पॉजिटिव पाया गया हूं, यह सचिन ने लिखा। घर के बाकी सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं खुद को घर में क्वारंटीन कर रहा हूं, यानी घर में ही आइसोलेशन में है सचिन। डॉक्टर द्वारा बताए सभी प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो कर रहा हूं। मैं देश भर के सभी हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद कहना चाहता हूं जो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सभी अपना ध्यान रखें। और आइए
तो सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की आहट है? कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जरा रिपोर्ट देखिए, आपके राज्य में क्या लॉकडाउन लगने की संभावना है? मौत के वायरस से फिर दहशत। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन की आहट। देश भर में कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर लोगों की नींद उड़ा दी है। 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले आने के बाद राज्य और केंद्र सरकारें एक्शन में हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में सामने आने के बाद उद्धव सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। 28 मार्च रविवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 2 अप्रैल के बाद होगी हालात की समीक्षा। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जा सकेगा। 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में एक बार फिर लोगों को लॉकडाउन का डर सता रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार पहले इसका संकेत दे चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है। 26 मार्च को दिल्ली में 1534 नए केस सामने आने के बाद प्रशासन ने त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम और लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है। आज 62,000 केस आए पिछले 24 घंटे में, जो आपको सितंबर और अक्टूबर जैसे हालात बता रहे हैं। यह बहुत खतरनाक संकेत है। तो आप देख रहे थे, यह भारत की बात है।